नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। तो धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार कार्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री केदारनाथ धाम में विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। बाबा केदार के इस पावन स्थान के वैभव की पुनर्स्थापना को लेकर हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधर राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर धामी सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके लिए 10 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि नेशनल गेम्स के लिए गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन होना है, ताकि राष्ट्रीय खेलों के स्थानों में कोई बदलाव अगर करने हो तो फिर वो उसके जरिए हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि खेलों के लिए कैंप अपनी जगह पर ही काम करेंगे। नेशनल गेम को लेकर मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। एजीएम की बैठकें हमेशा आगे पीछे होती रहती हैं। अभी 10 तारीख को प्रस्तावित है। निश्चित रूप से इस एजीएम की बैठक हमारे लिए इस बात से महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे जीटीसीसी का गठन होना है, जिसकी इंतजारी में हम लोग हैं कि जल्दी से जल्दी जो है गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग टीम गठित हो जाए, ताकि हमारे जितने भी हमारे गेम के स्थल बने हुए हैं वो उनके मानकों के अनुरूप जो है उसमें समय रहते हुए जो सुधार उनको लगता है तो वो किया जा सके, या जो संबंधित गेम जिस गेम के लिए प्रस्तावित है वो वहां पे सुनिश्चित हो, वो उन्हीं के स्टैंप के साथ वो सुनिश्चित होगा। तो हमारे को सिर्फ इतनी ही उसकी उस औपचारिकता की आवश्यकता है। तो गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का गठन किया गया है। कैंप अपनी जगह पर ही काम करेंगे। आपको बता दें 10 नवंबर को होगी राष्ट्रीय खेलों की बैठक और इसको लेकर मंत्री कार्य ने जानकारी दी है। और आपको बता दें कि गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का भी गठन जो है वो होगा। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर चल रही हैं। अब गेम्स टेक्निकल कंडक्टिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा। ये निश्चित तौर पर देखा जाए तो प्रदेश में राष्ट्रीय खेल होने हैं और इसको तैयारियों को लेकर जो प्रदेश सरकार है और जो खेल विभाग है वो लग गया है। विभागीय मंत्री द्वारा तमाम जो चीजों का जायजा भी दिया जा रहा है और साथ ही राष्ट्रीय खेलों को किस तरीके से पहचान प्रदर्शित किया जाएगा इसके लिए तैयारी की जा रही है। आगामी अगर सरकारी की बात की जाए तो बैठक होने वाली है जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और खेल का किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, उत्तराखंड की छवि किस तरीके से सिखाई जाए, तो इन तमाम विषयों पर चर्चा होने वाली है। तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं जो नेशनल खेल केंद्र जो टेक्निकल बढ़िया है उनको भी देखने का काम किया जाएगा कि टेक्निकली किस तरीके से जो खेल है उसे प्रेजेंट किया जाए। तो कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है और आगामी 10 तारीख को जो है बैठक होने वाली है इसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और जो राष्ट्रीय खेल होने हैं उसकी तैयारियां किस तरीके से की जाए तमाम विषयों पर चर्चा होने वाली है। नवीन, राष्ट्रीय खेलों का बहुत बड़ा आयोजन उत्तराखंड में होने जा रहा है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा आयोजन जो है वो उत्तराखंड के लिहाज से भी है। ऐसे में जो खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना आए और पूरी व्यवस्थाएं हो, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। निश्चित तौर पर अगर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, क्योंकि कई जगहों से खिलाड़ी आएंगे, विदेश से भी तमाम जो खिलाड़ी हैं उनका जो पहुंचने का सिलसिला रहेगा वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्थाएं हैं किस तरीके से उन्हें रहने खाने की कहाँ को व्यवस्था की जाए और तमाम जो चीजें हैं टेक्निकल इशू है उन्हें भी ध्यान में रखा जाए, मैदान किस तरीके से बनाया जाए और जो तमाम चीजें हैं उस पर तैयारी करने का काम किया गया। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो खेल का ग्राउंड है उसी किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और आगामी 10 तारीख को जो बैठक होगी इसमें तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। कहाँ पर जो खेल है उनसे कराया जाएगा, इन विषयों पर भी चर्चा होने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला इस तमाम जानकारी के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। बता दें कि निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण के नियमावली पर मोहर नहीं लग पाई। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव से डर के कारण नहीं कराना चाहती है, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। देखिए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, कोई ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है, और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है, सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है। मुझको नहीं लगता कि दिसंबर में सरकार निकाय के चुनाव कराएगी, ये और आगे टालेगी जब तक ये पूरी तरह से मुतमईन ना हो जाए। संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, निकाय चुनावों को लेकर अभी स्थिति क्या स्पष्ट नहीं हो पा रही है? विपक्ष का जो आरोप सरकार पर यहाँ पर लग रहे हैं कि जो सरकार है वो डर रही है निकाय चुनाव कराने से, कराना ही नहीं चाहती है। जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो चुका है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई है, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं एकल सदस्यीय समर्थित आयोग ने नगर निकायों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, बाद में एक अनुपूरक रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। उधर ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति ने अपना स्पष्ट रुख करते हुए निकाय को हरी झंडी दे दी, लेकिन बात वही हो जाती है कि यहाँ पर नियमावली को तैयारी अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है। वैसे लक्ष्य यह था कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी डीएम स्तर के फॉर्मूले के हिसाब से पदों का आरक्षण जारी करते हुए आपत्तियां मांगी जाएगी, जिसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। फिर निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। क्योंकि प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई, इसलिए 10 नवंबर को निकाय चुनाव की अधिसूचना पर संशय के बादल अभी तक मंडरा रहे। वहीं यदि मैं आपको आगे बताना चाहूँ तो प्रदेश के 102 में से 99 नगर निकायों की वोटर लिस्ट तैयार हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग सुशील कुमार का कहना है कि बाकी के निकायों की वोटर लिस्ट का काम भी 8 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रदेश में करीब 30 लाख के आसपास के मतदाता है। आयोग ने चुनाव की तैयारी तो पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी अभी तक ये चुनाव को लेकर के जहां तक बात यदि करें तो लगातार संशय ही बरकरार रह रहा है। सत्तारूढ़ दल को लगातार कह रही है कि चुनाव कराया जाएगा, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी तारीख को कहने से पीछे हट रही है। वही विपक्ष के द्वारा लगातार हमलावर किया जा रहा है। विपक्ष लगातार हमला कर रही है कि सरकार जो है नगर निकाय चुनाव कराना ही नहीं चाहती है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल राज्य में दिसंबर महीने में ही नगर निकायों का 5 साल का कार्यक्रम खत्म हो चुका था पिछले साल। इसके बाद से तमाम नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इस तरह प्रदेश के नगर निकायों में करीब 11 महीने से प्रशासक ही काम चला रहे हैं। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण प्रशासकों का कार्यकाल भी 2 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछले दिसंबर में 6 महीने के लिए प्रशासक बैठाए गए थे, फिर जून महीने में इसका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद भी चुनाव नहीं हो पाने के कारण शासन ने नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नए बोर्ड के गठन तक के लिए बढ़ाने का आदेश जारी किया था। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और सरकार ने हाईकोर्ट में भी अक्टूबर तक चुनाव कराने का हलफनामा दिया था, लेकिन सरकार आरक्षण की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाने के कारण चुनाव नहीं करवा पाई। इसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद सरकार से जल्द ही आरक्षण व्यवस्था पर फाइनल निर्णय होने के बाद चुनाव कराए जाने का दावा किया है। फिलहाल प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की
कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और ओबीसी आरक्षण की नियमावली के लिए अब मुख्यमंत्री के अनुमोदन का इंतजार किया जा रहा है। बताया तो यह भी जा रहा है कि अनुमोदन होने के साथ ही आरक्षण की व्यवस्था का पूरा प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली बनाने का काम कर रही है। उधर 8 नवंबर तक वोटर लिस्ट का प्रकाशन भी किया जा सकता है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण की व्यवस्था का प्रारूप भी सरकार से प्राप्त हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 10 नवंबर को आयोग अधिसूचना भी जारी कर देगी। और इसी के तहत उत्तराखंड में नगर निकाय का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और निकाय चुनाव में चुनावी तैयारियों को देखते हुए नेता लोग लगातार अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं यदि देखा जाए कांग्रेस की तरफ से तो लगातार चुनाव की तैयारियां की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और पूर्व राज्य मंत्री नवीन जोशी लगातार जन संवाद से जन समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल रहे हैं। प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों से मिलते जा रहे हैं और वहां पर जाने से लोगों की समस्या सुनते हैं और समस्या को जल्द निवारण के लिए वहीं से अधिकारियों को भी फोन करते हैं। कई जगह तो यह भी देखा गया है कि उनके पहुंचने के बाद वहां की स्थानीय जो स्थानीय लोगों ने बताया था तो समस्या का निवारण हो गया है। इस प्रकार से नवीन जोशी से जब बात की थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो 85% से अधिक वार्ड का वो भ्रमण कर चुके हैं, वहां के स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन चुके हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वही दूसरी और भाजपा भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। भाजपा की तरफ से भी लगातार तैयारियां की जा रही है। लेकिन यदि बात करें कि प्रत्याशियों पे वार्ड पार्षदों पर या मेयर पर अभी तक तो किसी भी दल के तरफ से कोई सहमति नहीं जताई गई है कि किसे टिकट दी जाएगी। चाहे भाजपा की सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी अभी तक संशय बरकरार है कि किसे मेयर का दावेदार प्रत्याशी बनाया जाएगा। कांग्रेस की भी तरफ से यह संशय बरकरार है कि मेयर का प्रत्याशी किसे बनाया जाएगा। हालांकि वार्ड पार्षदों की जहां तक बात करें तो लगभग यही बात सामने निकल कर आ रही है कि वार्ड पार्षदों में से जितने वार्ड पार्षद जीते हुए थे उनको तो दोबारा फिर से चुनाव लड़वाने की प्रक्रिया की जाएगी, उनमें फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां तक जो वार्ड पार्षद हार गए थे जरूर उनके जगह पर कुछ नए वार्ड पार्षदों की को भी तैनात किया जाएगा, लाए से चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि लगातार कहा जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के प्रति और युवा को इस बार टिकट देने की बात ज्यादा सामने आ रही है। यानी कि पार्षद के चुनाव में पार्षदों को चाहे बात करें भाजपा से चाहे बात करें कांग्रेस से तो युवाओं को जरूर टिकट ज्यादा देने की बात कही जा रही है। तो अगर युवाओं को टिकट देने की बात ज्यादा कही जाती है तो अधिक से अधिक युवा जो है वो राजनीति में आएंगे और युवा पद पर आएंगे। ये वार्ड पार्षद बनेंगे, वार्ड अध्यक्ष बनेंगे तो प्रत्याशी होंगे। तो इस प्रकार से यह चुनाव जरूर अपने आप में कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर का माहौल करेगा। उससे पहले यदि देखा जाए तो केदारनाथ में भी उपचुनाव होना है। केदारनाथ में रिजल्ट भी तब तक घोषित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं केदारनाथ के उपचुनाव के रिजल्ट का भी निकाय चुनाव में असर देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से यह देखना बिल्कुल ये जायज होगा कि क्या केदारनाथ में किस प्रकार से रिजल्ट रहा, उसके बाद यहाँ चुनाव होगा उत्तराखंड में निकाय चुनाव, उसके बाद यहाँ के रिजल्ट की घोषणा की जाए। और संभवतः सरकार जब भी निकाय चुनाव की बात आती है तो रिजल्ट के बाद ही कुछ न कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल सत्तारूढ़ दल यह लगातार कह रही है कि निकाय चुनाव जो कराया जाएगा वो दिसंबर में ही करा दिया जाएगा। लेकिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें या दूसरे अन्य विपक्षी दल सपा की बात करें या आरएलडी की बात करें, यूकेडी की बात करें तो ये लोग अभी कुछ कहने से कतरा रहे। लेकिन इनका जरूर यह कहना है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। मैं एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक पार्टी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो भाजपा की अनुषांगिक पार्टी है वो उसने भी अपना यहाँ पर वर्चस्व शुरू कर दिया है काम करना। निकाय चुनाव से भी जब आरएलडी से बात की गई तो आरएलडी के महासचिव अनुपम खत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा से अभी तक कोई भी साझगांठ की बात सामने नहीं आई है। यानी कि वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे, यानी कि भाजपा और आरएलडी हो सकता है अलग अलग चुनाव लड़े। वही दूसरी बात जब सपा से भी मेरी बात हुई थी तो सपा से बात में भी स्पष्ट रूप से सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि अभी तक कांग्रेस और सपा के बीच भी गठबंधन की बात उत्तराखंड में सामने नहीं आई। लेकिन गठबंधन की अभी स्थिति कोई देखने को नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून में डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ने कृषि उत्पादन मंडी परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इसके दौरान कार्यालय में मात्र एक ही कर्मचारी प्रदीप कुमार पर्यवेक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि अधिकारी सहित 19 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद अनुपस्थित कर्मचारियों की वेतन रोकने के लिए एसडीएम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। वर्गों से व्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर और जो हमारी रिसीट्स दी जाती हैं ट्रेडिंग में, उनको लेकर कुछ इश्यूज थे। तो हमारी टीम ने आज निरीक्षण किया है। उसकी रिपोर्ट और फाइंडिंग्स जैसे भी आएंगी तो तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है। तो हमारे पास मंडी में पर्याप्त फंड्स उपलब्ध रहते हैं, तो व्यापारियों के दृष्टिगत और जो किसान दूर दराज से अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर सेल ऑफ करने आते हैं, वो अपना काफी समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए भी सुविधाओं को सुगम करना मंडी का दायित्व है। उधर उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई है, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक जन्ना कमठान ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षाफल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षाफल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। उधर मानसून की विदाई के बाद सूखे का सामना कर रहे उत्तराखंड में आज 3 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही देहरादून में आगामी कुछ दिनों में हल्का कोहरा छा सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि जब बारिश या स्नोफॉल एक्टिविटी नहीं होगी, जो है नीचे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड की अगर बात करें खासकर, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल है, तो अगर एक्टिविटी वहाँ कम होगी तो जो आपकी उत्तर पश्चिम हवाएं भी हैं जो कि स्नोफॉल एक्टिविटी की वजह से फिर कोल्ड विंड्स उधर से आती हैं, तो अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कम एक्टिविटी है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है वो हाई साइड में रहेंगे। तो जैसे नवंबर के लिए बोला गया अभी, तो यही कि जो एक्टिविटी वो कम ही मिलेगी रेन या स्नोफॉल की, हाई रीचेज में अगर बात करें वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, और उसकी वजह से कहीं न कहीं जो तापमान है हमारे वो सामान्य से अधिक ही रहने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शन अभी वो दिया गया है इसमें। उधर राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें मिली हैं। जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिससे ये पता रहेगा कि कौन सी तारीख में किस शिकायत को शिकायत के निवारण की जिम्मेदारी दी गई थी। 25 लगभग कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, जिसमें लैंड डिस्प्यूट्स और कुछ पेंडिंग कोर्ट मैटर्स और हमारी जो जनरल सिटीजन सर्विसेज हैं उनके एक्सेस के रिगार्डिंग थी। सो उसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति में जो मौके पर ही निवारण कर सकते थे उनका किया गया है, और जो त्वरित जांच कमेटी बनाकर टाइम बाउंड तरीके से उनको निष्पादित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। कुछ में जो पिछला संदर्भ है और जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक करने पड़ते हैं, तो उसमें भी एक निश्चित समय अवधि के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आपको बता दें कि मसूरी में गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल मसूरी में पिक्चर पैलेस चौक के पास लंबे समय से सीवरेज लाइन की समस्या बनी हुई थी, जिसको ठीक करने को लेकर जिलाधिकारी देहरादून के निर्देश के बाद गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों की ओर से नई सीवरेज लाइन बिछाई गई, जिसके बाद इसे मिट्टी डाल के भर दिया गया।
वहीं सुबह इस सड़क पर चलते वाले लोगों को दरअसल गीली मिट्टी और गड्ढा होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई वाहन जो थे वो भी इस दौरान इस गड्ढे और कीचड़ में फंसते नजर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम, आपको बता दें आज का कार्यक्रम जीडी बख्शी की पुस्तक का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जीडी बख्शी की पुस्तक का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दी टॉस ब्रिज स्कूल में विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा। हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक का विमोचन आज मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जीडी बख्शी की पुस्तक का विमोचन करेंगे मुख्यमंत्री। दी टॉस ब्रिज स्कूल में विमोचन कार्यक्रम का आयोजन, हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री करेंगे आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी पहुंची है। श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची बाबा की डोली। बड़ी खबर, डोली गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में स्वागत की तैयारियां। तो बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची बाबा की डोली। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से यहां पर की गई है। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली गुप्तकाशी पहुंची है। श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची बाबा की डोली। इस वक्त की बड़ी खबर, डोली गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।